हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th कार्बनिक रसायन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 1 से 2 नंबर में जरूर एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे विभिन्न अभिकर्मक और उनसे रिलेटेड परीक्षण के बारे में। तो सबसे पहला जो हम लोग परीक्षण पढ़ने वाले हैं लूकास परीक्षण। लूकास परीक्षण जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को, या हम इसको आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं एल्कोहल को जो हमारे पास दिया गया अज्ञात एल्कोहल है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो पहले देखते हैं लूकास रिएजेंट क्या होता है। लूकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस में निर्जल जिंक क्लोराइड का 1:1 के अनुपात में मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसे हम लूकास अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग लेबोरेटरी में या दिए गए किसी भी अज्ञात एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे हम? एक अननोन एल्कोहल है जो 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री हो सकता है या 3 डिग्री हो सकता है। इस अननोन एल्कोहल की जब हम लूकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे तो लूकास अभिकर्मक का जो हाइड्रोजन जो होगा, लूकास अभिकर्मक में उपस्थित हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन अल्कोहल के OH समूह के साथ रिमूव हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, ठीक है, और R के साथ में Cl जुड़ेगा तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। एल्किल क्लोराइड जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, मीन्स वाटर में अविलेय होता है। अब वाटर में अविलेय होने के कारण जो विलयन होता है, विलयन में धुंधलापन प्राप्त होता है, ठीक है। जल में अविलेय एल्किल क्लोराइड बनने के कारण विलयन में धुंधलापन टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस प्राप्त होती है। धुंधलापन प्राप्त होता है। धुंधलापन प्राप्त होने की दर, धुंधलापन प्राप्त होने की दर, रेट जो होता है, क्लाउडीनेस प्राप्त होने की दर या अभिक्रिया की दर कह सकते हैं, इसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, या अभिक्रिया की दर अल्कोहल का निर्धारण करती है। क्या करती है? निर्धारण करती है। जैसे इसको समझते हैं, अगर हमारे पास कोई एक अज्ञात एल्कोहल है, ठीक है, अगर कोई अज्ञात एल्कोहल है और उस एल्कोहल की लूकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराई गई तो लूकास अभिकर्मक का हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा, लूकास अभिकर्मक का हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा HCl, कंसनट्रेटेड HCl या और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पर धुंधलापन हमें प्राप्त हो जाए। 20 से 30 सेकंड में धुंधलापन आता है। धुंधलापन प्राप्त होता है 20 सेकंड में। तो दिया गया जो अननोन एल्कोहल होगा वो क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल होगा, ठीक है। दूसरा, कोई अननोन एल्कोहल है, उस एल्कोहल को हम 2 डिग्री कब कहेंगे? जब लूकास अभिकर्मक से रिएक्शन हो और लूकास अभिकर्मक का हाइड्रोजन क्लोराइड एनहाइड्रस या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करे और एल्किल क्लोराइड बनाए, जो यहाँ पर बताया है। लेकिन ये क्रिया होने में 4 से 5 मिनट लग जाए, 4 से 5 मिनट। ये 20 से 30 सेकंड लगे थे, यहाँ 4 से 5 मिनट लगे। मिनट में धुंधलापन आता है, विलयन में धुंधलापन आता है। विलयन में क्या आता है? धुंधलापन, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, धुंधलापन प्राप्त हो, ठीक है। तो हमारा जो एल्कोहल होगा 2 डिग्री होगा। तीसरा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, मतलब अज्ञात एल्कोहल है, पहले तो अज्ञात ही होगा, हम बाद में पता करेंगे कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब इसकी हम लूकास अभिकर्मक से रिएक्शन कराएं तो लूकास अभिकर्मक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा कंसनट्रेटेड, इसकी जब रिएक्शन हो जाएगी अल्कोहल के साथ में, तो ये क्रिया कमरे के ताप पर विलयन में
धुंधलापन नहीं आता है, मीन्स रिएक्शन नहीं होती, धुंधलापन नहीं आता है, धुंधलापन प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये क्या करेंगे, यदि तथा गर्म करने पर, तथा क्या होगा, गर्म करने पर धुंधलापन प्राप्त हो, धुंधलापन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 3 डिग्री में सीधे हमने लूकास अभिकर्मक बढ़ाया, तुरंत विदिन 20 से 30 सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी और धुंधलापन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे तेज़ी से रिएक्शन अगर हो रही है तो हमारे पास जो अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री होगा। यदि हमने लूकास अभिकर्मक डाला और कुछ देर वेट किया हमने, तो 4 से 5 मिनट में हमें धुंधलापन प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्कोहल होगा 2 डिग्री होगा। अगर हमने लूकास अभिकर्मक डाला अल्कोहल में और हम कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, विलेन जैसा था एज इट इज बना रहा है, वहाँ पर क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी नहीं आ रही है, अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही है इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रही है। अब रिएक्शन ही नहीं होगी तो विलेन बिल्कुल फ्रेश साफ बना रहेगा। ठीक है, और उसमें क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी नहीं आएगी, तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब इसको और भी फिक्स करने के मतलब जो है टेस्ट करने के लिए कि ये 1 डिग्री है, कंफर्म है या नहीं है, तो हम हीट कर देंगे सोल्यूशन को। तो जैसे हीट करोगे क्या होगा, गर्म करने पर धुंधलापन आ जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जो है अगर गर्म करने पर धुंधलापन आ रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि दिया गया अल्कोहल किस प्रकार का है। इसको स्टूडेंट नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अभिकर्मक का परीक्षण और पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं टॉलन रिएजेंट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड अभिकर्मक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टॉलन अभिकर्मक, टॉलन रिएजेंट। इसके टेस्ट को टॉलन टेस्ट के नाम से बोला जाता है। टॉलन अभिकर्मक के द्वारा हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, क्योंकि सभी प्रकार के एल्डिहाइड, चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों प्रकार के एल्डिहाइड जो होते हैं टॉलन टेस्ट को देते हैं। लेकिन जो कीटोन होते हैं, किसी प्रकार का कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है। तो उसका कारण क्या होता है ये भी हम लोग समझते हैं। पहले देखते हैं कि टॉलन रिएजेंट है क्या। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 मीन सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में विलयन, अमोनिया में मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलयन बनाया जाएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलयन जो होता है टॉलन रिएजेंट कहलाता है। होता क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है। अब जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, विलय होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता है, डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम टॉलन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉलन रिएजेंट बोलते हैं। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स एल्डिहाइड समूह को कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में परिवर्तित करता है। लेकिन साथ में यहाँ जो है बनता क्या है, साथ में यहाँ पर बनता है सिल्वर, जब रिएक्शन होती है तो सिल्वर दर्पण या सिल्वर मिरर बनता है। कैसे बनता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, चाहे एलिफैटिक है चाहे एरोमेटिक है, RCHO ग्रुप है उसमें। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन हम टॉलन रिएजेंट से करा दें, टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो टॉलन रिएजेंट हो जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये CHO समूह बदलता है RCOOH में, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसके दो टॉलन रिएजेंट के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो RCOOH बन जाएगा। साथ में यहाँ पर बनता है 2Ag, ये ब्लैक PPT देता है। क्या देता है, ब्लैक PPT देता है। और सॉरी यहाँ पर RCOONH4 लिखा जाएगा, RCOONH4 बनता है, RCOONH4। ठीक है, अमोनियम साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। 2Ag बनेगा, साथ में 3NH3 अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल हम गेन करेंगे H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चूंकि सिल्वर का ब्लैक PPT बनता है जिससे बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं, रजत दर्पण। लिखा हुआ है कि जब जो है
यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक है जो एल्डिहाइड को सिलोज में बदलता है तथा रजत दर्पण बनता है। क्या बन गया? रजत दर्पण, ब्लैक पीपीटी बन गया। ठीक है, अब ये रजत दर्पण बनता है या सिल्वर का ब्लैक पीपीटी प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसको रजत दर्पण टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी इसके द्वारा हम पहचानें कैसे? मान लिया कोई एक अननोन कंपाउंड दिया गया और हम इसे आइडेंटिफाई करना है कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है। तो मान लिया हम पर्सनली में क्या लेंगे, कुछ बहुत ही कम अमाउंट में कोई भी अननोन कंपाउंड लेंगे और उसमें हम टॉलरेंट एजेंट मिला देंगे। टॉलरेंट एजेंट मिलाने के बाद हिलाएंगे कुछ समय तक, तो अगर वहाँ पर हमें जो है क्या बन जाए, ब्लैक पीपीटी आ जाए, ब्लैक पीपीटी आ जाए तो ब्लैक पीपीटी मतलब वहाँ पर रजत दर्पण बन गया होगा। ठीक है, जब ब्लैक पीपीटी आएगा उसमें रजत दर्पण बन गया होगा, और रजत दर्पण अगर बनता है तो दिया गया कंपाउंड जो होगा वो एल्डिहाइड ही होगा, वो कीटोन नहीं हो सकता। अगर रजत दर्पण नहीं बनता है तो दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया रजत दर्पण टेस्ट, क्योंकि इसमें रजत दर्पण बनता है या ब्लैक पीटी बनता है सिल्वर का, इसलिए इसे रजत दर्पण टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है अगर हम इसको सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो नोट में ये लिख लें स्टूडेंट्स, कि नोट में लिखना है कि टॉलन अभिकर्मक को केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में Ag2O के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। टॉलन अभिकर्मक को अगर टॉलन अभिकर्मक कहीं लिखना है तो शॉर्टकट में Ag2O के रूप में इसको प्रयोग करेंगे। अब जिसको हम समझते हैं, जैसे R की जगह हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर CH3CHO। ठीक है, ये एथेनल है, यह एसिटाल्डिहाइड। अब हम टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराएं, टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराना है तो हम ये कॉम्प्लेक्स आने के सीधे Ag2O लिख देंगे, ये सही माना जाएगा, आपको कोई भी काट नहीं सकता इसको, टॉलन रिएजेंट लिख देंगे। ये हो गया टॉलन रिएजेंट। अब इसका जो ऑक्सीजन होगा वो CHO ग्रुप को सिरोलोज में ग्रुप में बदल देगा जाके। ठीक है, अब CH3 आ गया तो ये गया एसिटिक एसिड बन गया और 2Ag बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन हमारी सही बन जाएगी, बोली जाएगी, मानी जाएगी ब्लैक पीपीटी, ये बन जाएगा ब्लैक पीपीटी। ठीक है, वैसे होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ये संकर लवण होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। लेकिन जब हम रिएक्शन में प्रयोग करना होता है तो वहाँ पर हम Ag2O का सीधे सीधे प्रयोग करेंगे टॉलन रिएजेंट में, ये आप लोगों को समझना है। तो ये हो गया टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट का जो काम होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश या डिफरेंस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, लेकिन कोई भी कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पूछा जाए कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि टॉलन रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए केवल और केवल जो है एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, कोई भी कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है। तो डिस्टिंग्विश कर सकता है एल्डिहाइड कीटोन में, इसको नोट कर लें। फिर देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, कार्बनिक यौगिकों का एक अन्य महत्वपूर्ण अभिकर्मक देते हैं फेलिंग विलयन या फेलिंग विलयन परीक्षण, फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड और कीटोन में, क्योंकि एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं और कोई भी कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हम डिस्टिंग्विश या जो है अंतर करना चाहते हैं तो इस टेस्ट के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कर सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा। तो पहले समझते हैं फेलिंग सॉल्यूशन वास्तव में होता क्या है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ये क्यूप्रिक टार्ट्रेट या क्यूप्रिक टार्ट्रेट संकर का क्षारीय विलयन होता है। क्यूप्रिक टार्ट्रेट संकर का क्षारीय विलयन होता है, जिसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए हमें दो विलयनों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। एक तो फेलिंग विलयन ए, फेलिंग विलयन ए जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, फेलिंग विलयन ए जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, और फेलिंग विलयन बी, फेलिंग विलयन बी जो कि जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH विलयन होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH विलयन में विलयन होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोसेल साल्ट या रोसले साल्ट भी बोलते हैं। रोसले साल्ट जो होता है, रोसले साल्ट जो होता है ये जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता विलयन होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसले साल्ट का NaOH में जो विलयन होता है इसे हम फेलिंग विलयन बोलते हैं। ठीक है, ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो आपस में जो फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी को आपस में मिक्स किया जाता है प्रणाली में 1:1 के अनुपात में। फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी को 1:1 के अनुपात में जब मिक्स किया जाता है तो क्यूप्रिक टार्ट्रेट संकर का क्षारीय विलयन बन जाएगा। क्यूप्रिक टार्ट्रेट संकर का क्षारीय विलयन बनेगा, जिसमें Cu2+ आयन होंगे। Cu2+ आयन होने के कारण एक गहरे नीले रंग का विलयन बन जाएगा। जब गहरे नीले रंग का विलयन बनता है तो उसे हम फेलिंग विलयन
बोलते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से एलिफैटिक एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, जैसे हमारे पास है एल्डिहाइड RCHO, एक एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है। अब हम इसकी फेलिंग विलेन से रिएक्शन कराएंगे। तो फेलिंग विलेन को जहाँ भी प्रयोग करना होगा, फेलिंग विलेन को जहाँ भी प्रयोग करना होगा वो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है CU के रूप में, CuO के रूप में अभिक्रिया में फेलिंग विलेन, फेलिंग सॉल्यूशन प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ भी हम फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CuO के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड है, यहाँ पर CuO लिया गया। तो जब CuO लेंगे तो जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, और CHO को बदल देगा COOH में, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर Cu2O बनेगा। तो ये यहाँ पर Cu आयन होंगे, Cu2+ आयन होंगे। ये कैसे होंगे? गहरे नीले रंग के होंगे, डार्क ब्लू कलर जो होगा, ठीक है, पेल ब्लू कलर बोलते हैं यहाँ पर। और ये जो है रेड PPT दे देगा। क्या दे देगा? रेड PPT देगा। क्योंकि रेड PPT इसलिए देगा क्योंकि यहाँ Cu2+ आयन, Q+ आयन होंगे, Q+ आयन लाल रंग के होते हैं, इसलिए यहाँ पर रेड PPT प्राप्त हो जाएगा। R की जगह मान लिया हमने CH3CHO ले लिया और हमने फेलिंग विलेन से रिएक्शन कराई। तो फेलिंग विलेन के रूप में हम क्या लेंगे? फेलिंग विलेन के रूप में हम लेंगे क्या? फेलिंग सॉल्यूशन के रूप में लेंगे CuO, ठीक है। तो CU से क्या होगा? नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। नेसेंट ऑक्सीजन कैसे निकलती है? ये CU जो होता है वो ब्रेक होता है जब CU को, तो बनता है Cu2O बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। नेसेंट ऑक्सीजन CHO को बदल देगी COOH में, नवजात ऑक्सीजन, और CH3 की जगह पर CH3 आ जाएगा। तो ये बन गया एथेनोइक एसिड, ये था एथेनॉल, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा? यहाँ पर Cu2 का रेड PPT बन जाएगा। रेड PPT क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर Cu2+2 आयन होंगे और Cu2+2 आयन जो है लाल कलर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? नीले कलर का होता है, क्योंकि यहाँ Cu+ आयन होते हैं। Cu2+ आयन होने के कारण गहरे नीले रंग का होगा, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी तो यही नीला रंग लाल रंग प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे ही लाल रंग आएगा मीन्स रेड PPT आएगा, हमें पता चल जाएगा कि दिया गया यौगिक कोई भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफरेंस करते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में, या एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कर सकते हैं। अगर कोई भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी यौगिक इस टेस्ट को देता है तो एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा, ना कि वो कीटोन होगा और ना ही वो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। तो इस प्रकार से फेलिंग सॉल्यूशन जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण, ठीक है, क्या है? यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक, क्या है? दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है ना स्टूडेंट्स? कारक, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्या है? एक दुर्बल ऑक्सीकारक या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या देता है? रेड PPT देता है, जो CHO ग्रुप को COOH में क्या करता है? परिवर्तित करके कन्वर्ट करता है करके रेड PPT देता है। Cu2 का रेड PPT देता है, Cu2O का रेड PPT देता है, क्योंकि यहाँ पर Cu2+ आयन, Cu2+ आयन बनते हैं, Q+ आयन बनते हैं। Q+ आयन रेड कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, इसलिए रेड PPT प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट फेलिंग सॉल्यूशन, इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में अंतर के लिए प्रयुक्त विभिन्न अभिकर्मक और उनके परीक्षण के बारे में। तो उसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सिर्फ अभिकर्मक और सिर्फ परीक्षण। सिर्फ अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर या डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो होता क्या है? सिर्फ अभिकर्मक रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक लाल रंग का रंजक होता है, डाई होती है।
लाल रंग का जली विलेन होता है और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है तो जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन जो होता है वो रंगीन हो जाता है। मीन्स रोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड के लाल रंग के जली विलेन में SO2 गैस प्रोवाइड करने पर एक कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसे हम सिर्फ अभिकर्मक सिर्फ रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब उस सिर्फ अभिकर्मक के साथ में जो है यदि हम एल्डिहाइड मिलाएंगे, सिर्फ अभिकर्मक में कोई भी एल्डिहाइड मिलाया जाएगा, मान लिया कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलाया गया और वो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा यदि वो लाल रंग देता है, विलेन का रंग लाल कर देता है या रेड पीपीटी दे देता है, तो जो यौगिक होगा एल्डिहाइड होगा, अदरवाइज वो कीटोन होगा। तो सिर्फ अभिकर्मक की जैसे ही एल्डिहाइड से क्रिया होगी तो लाल रंग आएगा। कैसा आएगा? लाल रंग आएगा। जबकि जो कीटोन जो होते हैं वो सिर्फ अभिकर्मक के साथ लाल रंग नहीं देते हैं। इस प्रकार से हम दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में अंतर कर सकते हैं कि दिया गया यौगिक एल्डिहाइड है या कीटोन है। यदि हम अब सिर्फ कर्मक के साथ अननोन कंपाउंड मिलाने पर लाल रंग आता है तो दिया गया यौगिक एल्डिहाइड होगा, अगर लाल रंग नहीं आता है तो दिया गया यौगिक कीटोन होगा। इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा यौगिक एल्डिहाइड है या कीटोन है। इसको स्टूडेंट नोट कर लें। फिर नेक्स्ट देखते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हाइलोफॉर्म प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी ही, उसी से प्राप्त होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। यदि हमारे पास अल्कोहल जो है CH3CHOH अल्कोहल है या एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल है या मेथिल समूहित कोई भी कीटोन है और उसकी रिएक्शन आयोडीन और डाइल्यूट NaOH के साथ कराई जाए या उसको आयोडीन और डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे तो बनने वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म होगा। लेकिन साथ में हमें येलो पीपीटी बनता है। अगर येलो पीपीटी आता है तो दिया गया कंपाउंड या तो अल्कोहल होगा या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। इस प्रकार से हम ये डिफाइन कर सकते हैं दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है, कीटोन है या जो है अल्कोहल है। जैसे हमें दोनों में डिफरेंस करना, दो कंपाउंड है, नंबर एक डिफरेंस करना है, डिस्टिंग्विश करना है CH3OH और CH2OH में अंतर करना है। तो देखिए CH3 जो OH होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर इसको हम I2 और NaOH के साथ हीट करेंगे तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। जबकि ये हमारे पास जो अल्कोहल है अगर इसको हम हीट करेंगे आयोडीन और NaOH के साथ में तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो पीपीटी देगा, ठीक है। येलो पीपीटी मतलब पीपीटी में ये पीला अक्षय प्राप्त होगा। तो यदि पीला अक्षय बन जाता है तो ये इसका मतलब ये एथेनॉल होगा, ये मेथनॉल होगा। इस प्रकार से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा जैसे हमारे पास ये फॉर्मेल्डिहाइड ये मेथनॉल है और दूसरा ये एथेनॉल है CH3CHO। अब दोनों में डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड ये मेथनॉल है या एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल है। तो इसकी भी क्या करेंगे हम, इसको I2 + NaOH के साथ हीट करा दें तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी और इसको भी I2 + NaOH के साथ हीट कराएंगे तो हमें यहाँ पर आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी बन जाएगा। इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा, एक कंपाउंड एल्डिहाइड होगा, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल होगा। ऐसे ही कीटोन है, मान लिया हमारे पास है CH3COO CH3 है, ठीक है। और दूसरा यौगिक जो है हमारे पास है C6H5CU C6H5 है, ठीक है। तो दोनों ही कीटोन हैं, लेकिन कौन सा कंफर्म करना कौन सा एलिफेटिक है और कौन सा एरोमेटिक कीटोन है। तो इसकी रिएक्शन जब हम I2 + NaOH के साथ इसको हीट कराएंगे तो यहाँ पर येलो पीपीटी बनेगा, किसका, CH3 का। यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर हम I2 + NaOH के साथ हीट कराते हैं तो कोई छेद नहीं बनेगा, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा दिया गया कंपाउंड में जो है एलिफेटिक कार्बन नहीं है, ठीक है। या इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे हमारे पास CH3COOH है और CH3CHO है, दोनों में डिफरेंस करना है तो इसकी रिएक्शन हम I2 + NaOH से करा के हीट कराएंगे तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम I2 + NaOH के साथ करा के हीट कराएंगे तो ये CHI3 का येलो पीपीटी बन जाएगा। तो इस प्रकार से
हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा। तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभिकर्मक देखते हैं। हिंस वर्ग अभिकर्मक व परीक्षण। हिंस वर्ग अभिकर्मक का उपयोग जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में डिफरेंस करने के लिए किया जाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl को हम हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं और इसके द्वारा होने वाला परीक्षण जो होता है हिंस वर्ग परीक्षण कहलाता है। अब इसका उपयोग जो होता है, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स होते हैं उनमें डिफरेंस करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किस प्रकार से करेंगे ये समझेंगे। देखिए ये है हिंस वर्ग रिजेंट, ये क्या हो गया, हिंस वर्ग रिजेंट हो गया। हिंस वर्ग रिजेंट की रिएक्शन जो होगी, रिजेंट की रिएक्शन जो है 1 डिग्री एमीन से कराई गई। तो 1 डिग्री एमीन का हाइड्रोजन जो होगा हिंस वर्ग एमीन के क्लोरीन से HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये कंपाउंड जो बनेगा नाइट्रोजन से R जुड़ा है तो इसे N एल्किल पढ़ा जाएगा। N एल्किल ये बेंजीन सल्फेनामाइड हो गया, ठीक है। N एल्किल बेंजीन सल्फेनामाइड जो होता है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण, एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये KOH में विलय होता है। जो N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होता है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण KOH में विलय होता है, ठीक है। अब आते हैं 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन की जो हिंस वर्ग रिजेंट से रिएक्शन होगी तो 2 डिग्री एमीन का जो हाइड्रोजन होगा वो बेंजीन सल्फोनामाइड के क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या करेगा, NN, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा N से 2 एल्किल जुड़ा है इसलिए पढ़ा जाएगा N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। लेकिन यहाँ पर कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन है नहीं, हमने बताया यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन है नहीं। तो अम्लीय हाइड्रोजन ना होने के कारण KOH में अविलय हो जाएगा। तो डिफरेंस हो गया कि 1 डिग्री जो होगा, अगर एमीन्स हमारे पास 1 डिग्री है तो KOH में विलय होगा। अगर एमीन्स हमारे पास जो एमीन्स है वो KOH एमीन्स जो है हिंसबर्ग रिएक्शन के द्वारा, हिंसबर्ग रिएक्शन के द्वारा जो कंपाउंड बनता है वो KOH में अविलय होता है, तो इसका मतलब वो 2 डिग्री एमीन होगा। अगर रिएक्शन ही नहीं होती है, रिएक्शन प्रारंभ ही नहीं होती है तो वो जो है 3 डिग्री एमीन होगा। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं कि हमारे पास दिया गया एमीन लैब में वो किस प्रकार का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अगर रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को KOH में विलय किया जाता है, KOH में विलय हो जाता है तो दिया गया कंपाउंड जो होगा 1 डिग्री एमीन होगा। अगर रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो KOH में अविलय हो जाता है तो वो 2 डिग्री एमीन होगा। अगर रिएक्शन ही नहीं होती है तो इसका मतलब वो 3 डिग्री एमीन होगा। इस प्रकार से हम हिंसबर्ग परीक्षण के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एमीन्स में डिफरेंस कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, इसको स्टूडेंट नोट कर लें। और हेलो स्टूडेंट्स, प्राथमिक एमीन और एनिलीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास 1 डिग्री एमीन है तो 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अप्रिय गंध का यौगिक बनता है, अनप्लीजेंट स्मेल का यौगिक एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, 3KCl प्लस 3H2O बनता है, ठीक है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनने के कारण इसका नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी रखा गया है। और यहाँ पर इसकी जो स्मेल होती है, स्मेल जो होती है बहुत ही अप्रिय होती है, अरुचिकर होती है, इसलिए लिखा जाता है वेरी ऑफेंसिव या अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। इसी अनप्लीजेंट स्मेल के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि दिया गया कंपाउंड 1 डिग्री एमीन होगा। जैसे 1 डिग्री है, मतलब हमारे पास एमीन दिया गया और हमें ये पता करना है कि दिया गया एमीन्स 1 डिग्री है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस एमीन्स की रिएक्शन क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करा के हीट करा देंगे। यदि वहाँ पर रिएक्शन होने के बाद बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत ही अप्रिय गंध आती है तो इसका मतलब दिया गया कंपाउंड जो होगा 1 डिग्री एमीन होगा या एनिलीन होगा, क्योंकि एनिलीन भी इस रिएक्शन को देते हैं। C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, इसको भी जब हीट करते हैं तो यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, C6H5NH2 बन जाता है, साथ में 3KCl और
3H2 बनता है। यहाँ पर C6H5NH2 की जो भी स्मेल होती है वो भी अनप्लीजेंट होती है, अप्रिय गंध होती है। तो इस प्रकार से इस अप्रिय गंध के द्वारा हम एनिलीन या यहाँ C6H5NC बनेगा, NC बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है यहाँ पर। फेनिल आइसोसाइनाइड अगर बन रहा है, फेनिल आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो फेनिल आइसोसाइनाइड का बनना ये बताता है कि यहाँ पर दिया गया यौगिक जो होगा वो एनिलीन होगा। तो इस प्रकार से हम कार्बिल एमीन परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स में अंतर कैद कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री एमीन्स जो होते हैं वो कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने साथी स्टूडेंट को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।